तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें ब्रिटिश राज के एक बहुत ही उलझे हुए दौर में ले जाते हैं। बात हो रही है उस नीति की जिसे अक्सर गाजर और छड़ी कहा जाता है। बिल्कुल। और ये वो समय था जब पहला विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था। भारत ने, जैसा हम जानते हैं, युद्ध में ब्रिटेन का बहुत साथ दिया था। और अब भारतीय नेताओं को एक उम्मीद थी कि इसके बदले में उन्हें स्वशासन की तरफ कोई ठोस कदम देखने को मिलेगा। हाँ, और इसी उम्मीद के माहौल में ब्रिटेन ने अपनी वो दो तरफा नीति अपनाई। छड़ी के रूप में तो आया वो कुख्यात रॉलेट एक्ट, जिसने बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार दे दिया। जी। लेकिन आज हम उस गाजर की पड़ताल करने वाले हैं, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिन्हें बाद में 1919 के भारत सरकार अधिनियम का रूप दिया गया। सही कहा। तो सवाल ये है कि ये गाजर कितनी मीठी थी। क्या ये वाकई सत्ता की साझेदारी की ओर एक कदम था, या बस कह सकते हैं कि सत्ता का एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी? यही आज की हमारी पड़ताल का मुख्य मुद्दा है। हम इस अधिनियम की बनावट को परत दर परत खोल कर देखेंगे। प्रांतों में क्या हुआ, केंद्र में क्या बदला, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कवायद के पीछे की असली सोच क्या थी। ठीक है, तो चलिए इस तथाकथित शक्ति के बंटवारे से ही शुरू करते हैं। प्रांतों से शुरुआत करते हैं। स्रोतों में एक बहुत भारी भरकम शब्द आता है, द्वैध शासन या डायार्ची। सुनने में ही बड़ा जटिल लगता है। इसका मतलब क्या था? डायरची का मतलब है दो लोगों का शासन, और ये व्यवस्था प्रांतीय स्तर पर एक बहुत ही अनोखे तरीके से लागू की गई। देखिए, प्रांत का मुखिया तो गवर्नर ही होता था, लेकिन सरकार के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। आरक्षित और हस्तांतरित। जी, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। अच्छा, तो यहीं पर सारा खेल होगा कि कौन से विषय किसके हिस्से में आए। यहीं से पता चलेगा कि असली ताकत किसके पास थी। तो आरक्षित सूची में क्या क्या था जो गवर्नर ने अपने पास रखा? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आरक्षित सूची में वो सब कुछ था जिससे असल में सरकार चलती है, वित्त यानी पैसा सबसे जरूरी। हाँ, फिर कानून और व्यवस्था यानी पुलिस, भू राजस्व और सिंचाई। इन सभी विभागों को गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए चलाता था, जिसमें ज्यादातर ब्रिटिश नौकरशाह होते थे। और सबसे अहम बात, ये परिषद विधायिका के प्रति किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं थी। एक मिनट, पैसा, पुलिस और जमीन, ये सब गवर्नर के सीधे कंट्रोल में। तो फिर भारतीय मंत्रियों को चलाने के लिए दिया क्या गया? हस्तांतरित सूची में क्या था? हस्तांतरित सूची में थे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, आबकारी जैसे विषय। इन विभागों को भारतीय मंत्री चलाते थे, जिन्हें विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों में से नियुक्त किया जाता था। अरे वाह! तो पैसा और पुलिस उन्होंने अपने पास रख लिया, और स्कूल और सफाई का काम भारतीय मंत्रियों को दे दिया। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि असली कंट्रोल कहाँ था। बिल्कुल। लेकिन इन भारतीय मंत्रियों के बारे में एक बात कही गई है कि वे विधायिका के प्रति जिम्मेदार थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि अगर विधायिका उनके काम से खुश नहीं है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती थी, जिसके बाद मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। कागज पे ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक कदम लगता है ना। पहली बार भारतीय मंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन जरूर होगा। कोई कृषि मंत्री बिना सिंचाई विभाग के और बिना वित्त पर नियंत्रण के अपनी नीतियां कैसे लागू कर सकता है? ये तो ऐसा है कि आपको कार चलाने को दे दी, पर पेट्रोल और स्टीयरिंग व्हील किसी और के पास है। क्या ये सिस्टम वाकई काम करने के लिए बनाया गया था? यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी आलोचना है। और ये कोई गलती नहीं थी, ये डिजाइन था। सिस्टम को ऐसे बनाया ही गया था कि भारतीय मंत्री सफल हो ही ना सकें। सोचिए, एक मंत्री को स्कूल बनवाने हैं पर पैसा गवर्नर के ऑफिसर के पास है। मंत्री को उद्योग लगाने हैं पर जमीन और राजस्व से जुड़े फैसले कोई और ले रहा है। तो नतीजा क्या होता था? टकराव, हर रोज का सिरदर्द और बेबसी। बिल्कुल। मंत्रियों का न तो अपने विभाग के वित्त पर कोई नियंत्रण था और न ही नौकरशाहों पर। जो आईसीएस अफसर थे वो मंत्री की बात सुनने के बजाय गवर्नर के प्रति वफादार थे। स्रोतों में साफ लिखा है कि मंत्रियों से अक्सर उनके ही विभाग के जरूरी मामलों पर सलाह तक नहीं ली जाती थी। अच्छा। और गवर्नर जब चाहे उनके फैसले को पलट सकता था। तो ये व्यवस्था एक तरह से जानबूझकर पंगु बनाई गई थी। तो ये तो हो गई कार्यकारी व्यवस्था की बात। मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों की थी, लेकिन अधिकार गवर्नर के पास। अब विधान परिषदों का क्या हुआ? क्या वहां सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? कुछ तो अच्छा हुआ होगा। हाँ, यहाँ कुछ सकारात्मक बदलाव हुए। प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया
और अब लगभग 70% सदस्य निर्वाचित होने थे। 70%? ये तो बड़ा आंकड़ा है। जी, और एक वाकई बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। हालांकि ये भी बहुत सीमित था। ये तो सच में एक बड़ी बात है, लेकिन फिर वही सवाल, इन बड़ी हुई परिषदों के हाथ में ताकत कितनी थी? क्या वे अपनी मर्जी से कानून बना सकती थीं? वे कानून बनाने का प्रस्ताव ला सकती थीं, उस पर बहस कर सकती थीं, लेकिन किसी भी बिल को कानून बनने के लिए गवर्नर की मंजूरी अनिवार्य थी। गवर्नर के पास वीटो पावर थी, मतलब वो किसी भी बिल को रद्द कर सकता था। और वो अपनी मर्जी से अध्यादेश भी जारी कर सकता था। और बजट का क्या? वित्त तो पहले ही आरक्षित विषय था। विधान परिषदें बजट को नामंजूर कर सकती थीं, लेकिन अगर गवर्नर को लगता कि ये जरूरी है, तो वो उस नामंजूर किए गए बजट को फिर से बहाल कर सकता था। मतलब विधायकों के ना कहने की कोई असली कीमत नहीं थी। तो उन्हें बोलने की आजादी तो मिली, पर फैसले बदलने की शक्ति नहीं मिली। बिल्कुल। अब प्रांतों की तस्वीर कुछ ऐसी है। एक आधा अधूरा अजीब सा सिस्टम बनाया गया। ये सोचना दिलचस्प है कि अगर प्रांतों का ये हाल था, तो केंद्र में जहां असली सत्ता थी, जहां से पूरा साम्राज्य चलता था, वहां उन्होंने क्या किया होगा? नहीं, केंद्र के मामले में तो स्रोत बिल्कुल साफ हैं। वहां किसी भी तरह की जिम्मेदार सरकार की परिकल्पना तक नहीं की गई थी। सत्ता पूरी तरह से गवर्नर जनरल या वाइसराय के हाथों में ही केंद्रित रहे। तो उनकी कार्यकारी परिषद में कुछ बदलाव हुए? क्या उसमें कुछ भारतीयों को शामिल किया गया? हाँ, एक प्रतीकात्मक बदलाव जरूर हुआ। वाइसराय की 8 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य भारतीय होने थे। इसे उस समय एक कदम आगे माना गया, लेकिन असल में फैसले लेने की शक्ति तो वाइसराय के पास ही थी। और वाइसराय की अपनी शक्तियों का क्या? क्या उन पर कोई लगाम लगी? अगर केंद्रीय विधायिका किसी बिल को खारिज कर दे, तो वाइसराय उसे अपनी शक्ति से पास कर सकता था, और अगर विधायिका किसी बजट अनुदान में कटौती कर दे, तो वो उसे बहाल कर सकता था। उसकी शक्तियां लगभग असीमित थीं। ठीक है, तो केंद्र में कोई पावर शेयरिंग नहीं थी, लेकिन केंद्रीय विधायिका का तो विस्तार किया गया था। स्रोतों में एक द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जिक्र है। ये क्या थी? हाँ, केंद्र में 2 सदन बनाए गए। एक निचला सदन, जिसे केंद्रीय विधानसभा कहा गया, और एक ऊपरी सदन, जिसे राज्य परिषद कहा गया। एक तरह से आज के लोकसभा और राज्यसभा जैसा एक ढांचा बनाने की कोशिश की गई। और इनमें सदस्य कैसे चुने जाते थे? क्या वोट देने का अधिकार बढ़ाया गया था? मताधिकार बहुत ही ज्यादा सीमित था। यह संपत्ति, टैक्स या शिक्षा की कुछ शर्तों पर आधारित था। आपको आंकड़ा सुनकर हैरानी होगी, उस समय की लगभग 26 करोड़ की आबादी में से केंद्रीय विधायिका के लिए वोट देने का अधिकार महज 1.5 लाख लोगों के पास था। सिर्फ 1.5 लाख? ये तो लोकतंत्र का मजाक जैसा लगता है। और इन सदनों के पास असली काम क्या था? बजट के मामले में इनके अधिकार क्या थे? यहीं पर तो असली परीक्षा होती है। और यहीं पर यह व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाती है। विधायक सवाल पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे और बजट के एक छोटे से हिस्से पर मतदान भी कर सकते थे। लेकिन और ये लेकिन बहुत बड़ा है, बजट का 75% हिस्सा ऐसा था जिस पर मतदान हो ही नहीं सकता था। 75%? क्या कह रहे हैं? मतलब देश की रक्षा, नौकरशाही की तनख्वाहें, कर्ज का ब्याज, जितने भी बड़े खर्चे थे, उन पर चुने हुए प्रतिनिधि सवाल तक नहीं कर सकते थे। सवाल कर सकते थे पर वोट नहीं कर सकते थे। तो फिर इस विधायिका का मतलब ही क्या रह गया है? ये तो एक डिबेटिंग क्लब जैसा लगता है, जहां आप बात तो कर सकते हैं पर कुछ बदल नहीं सकते। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक डिबेटिंग क्लब ही था। इसका मकसद भारतीयों को ये महसूस कराना था कि वो इस शासन में शामिल हैं, जबकि देश के सबसे बड़े वित्तीय फैसले पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर थे। ये तो अविश्वसनीय है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों से निकल कर आती है, वो है प्रांतों को सीटें आवंटित करने का आधार। ये सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं था। सही कहा। सीटें इस आधार पर दी गईं कि कौन सा प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पंजाब को उसके सैन्य महत्व के कारण, क्योंकि वहां से सेना में सबसे ज्यादा भर्ती होती थी, और बॉम्बे को उसके व्यापारिक और व्यावसायिक महत्व के कारण ज्यादा तवज्जो दी गई। यानी ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित नहीं था, बल्कि साम्राज्य के लिए तुम्हारी उपयोगिता क्या है, इस पर आधारित था। ये तो सुधारों के पीछे की पूरी मानसिकता को ही उजागर कर देता है। और इसी मानसिकता ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि उसे और मजबूत कर दिया। मुसलमानों के लिए अलग सीटें तो पहले से थीं। अब सिखों,
एंग्लो इंडियन, ईसाइयों और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग सीटें आरक्षित कर दी गई। बांटो और राज करो की नीति को संस्थागत रूप दे दिया गया। बिल्कुल। तो इन तमाम बातों को सुनने के बाद ये साफ है कि भारतीय नेता इस दिखावे से खुश नहीं हुए होंगे। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? बिल्कुल नहीं हुए। अगस्त 1918 में जब इन सुधारों का प्रस्ताव आया तो हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें इन सुधारों को निराशाजनक और असंतोषजनक घोषित किया गया। कांग्रेस ने कहा कि हमें ये नहीं बल्कि प्रभावी स्वशासन चाहिए। लेकिन कुछ नरमपंथी नेता थे जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो शायद इन सुधारों को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। हाँ, नरमपंथियों का एक गुट था जो इन सुधारों को स्वीकार करने के पक्ष में था। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना ली, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। मुझे बाल गंगाधर तिलक का एक कथन याद आ रहा है जो इन सुधारों का सार बता देता है। हाँ, उनका कथन अमर हो गया। उन्होंने इसे कहा था, अयोग्य और निराशाजनक, एक बिना सूरज का सवेरा। एक बिना सूरज का सवेरा। क्या बेहतरीन उपमा है। सवेरा तो हुआ है, दिन निकला है, लेकिन सूरज नहीं है। कोई रोशनी, कोई गर्मी, कोई ऊर्जा नहीं है, बस एक धुंधुलका है। और एनी बेसेंट ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, है ना? उन्होंने कहा था कि ये सुधार इंग्लैंड के लिए देने और भारत के लिए स्वीकार करने के अयोग्य हैं। मतलब ये प्रस्ताव इतना खोखला है कि ब्रिटेन जैसे देश को ऐसा प्रस्ताव देते हुए शर्म आनी चाहिए और भारत जैसे देश को इसे स्वीकार करते हुए। और इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में एक द्वैध शासन की ऐसी अजीब और मतलब अव्यावहारिक व्यवस्था शुरू की, जिसे जानबूझकर असफल होने के लिए बनाया गया था। सही बात है। कुछ विभाग भारतीय मंत्रियों को दिए, लेकिन असली ताकत, पैसा और पुलिस गवर्नर के हाथ में ही रखी। और केंद्र में तो जिम्मेदार सरकार का कोई नाटक ही नहीं किया गया। वायसराय की शक्ति वैसी की वैसी ही बनी रही। विधायिका का विस्तार जरूर हुआ। पहली बार महिलाओं को सीमित अधिकार से ही सही वोट देने का हक भी मिला, लेकिन बजट के 75% हिस्से पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। तो ये प्रतिनिधित्व का विस्तार जरूर था, पर सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने इसे निराशाजनक कहा और तिलक ने इसे एक बिना सूरज का सवेरा, ये सब कुछ कह देता है। इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए एक बहुत विचारणीय बात जो स्रोतों से निकल कर आती है, वो उस समय की ब्रिटिश मानसिकता को दर्शाती है। एक जगह जिक्र है कि जब ब्रिटिश कैबिनेट में अंतिम स्वशासन या अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट जैसे शब्दों पर बहस हो रही थी, तो कुछ सदस्यों का मानना था कि अंतिम का मतलब 500 साल बाद भी हो सकता है। 500 साल, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ भारतीय नेता तत्काल सार्थक स्वशासन की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुक्मरान सदियों की समय सीमा में सोच रहे थे। जिस सुधार को एक कदम आगे बताया जा रहा था, उसके पीछे की सोच और भारतीयों की आकांक्षाओं के बीच कितनी बड़ी खाई थी, ये इसी से पता चलता है। और शायद यही खाई आने वाले दशकों के संघर्ष की जमीन तैयार कर रही थी।